अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 7.3 दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, हम लोगों को पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हाइट का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो हाइट का फैक्टर इन्वॉल्व होने की वजह से जो बनती है एनर्जी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी इलास्टिक मटेरियल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको डीफॉर्म करने के लिए उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी इलास्टिक मटेरियल फॉर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी इलास्टिक मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कराने के लिए उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसे हम कहते हैं दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक का जो पहला वाला पार्ट है या जो पहला टॉपिक है वो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर। यानी कि इसका जो पार्ट 1 है उसमें वो आपको मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा है, मेटालिक वायर। ठीक है जी, अच्छा इसके लिए हमें वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बता रहा है कि हमने एक स्ट्रैंड लेना है और एक स्ट्रैंड के साथ हमने एक वायर अटैच कर देनी है। ठीक है, और आपने जो है ना वो इस वायर के साथ एक वर्नियर कैलिपर लगा देना है। वर्नियर कैलिपर क्यों लगा देना है कि आपने इस वायर के अंदर जितनी भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी उसको वर्नियर कैलिपर की मदद से स्टडी करना है। ठीक है, और इसके नीचे आपने ये एक लोड लगा देना है। लोड का मतलब है कि जैसे जैसे आप इसमें वेट ऐड करेंगे यानी कि फोर्स बढ़ाएंगे तो इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। और इसके साथ आपने एक और वायर जिसे हम टेस्ट वायर का नाम देते हैं वो लगा देनी है और इसके साथ जो है वो हमारा स्केल अटैच होगा। ठीक है जी, अब वो आपको बताता है कि इनिशियली जब आपने इस पर कोई भी किसी किस्म का लोड नहीं रखा हुआ यानी कि आपने फोर्स नहीं अप्लाई की हुई तो इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर लोड रखते जाएंगे, पहले रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, जैसे जैसे आप इसके अंदर लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाने का मतलब ये होगा कि आप इसका वेट बढ़ा रहे हैं तो वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट भी एक फोर्स की टाइप होती है ना, तो हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। वो जो प्रोड्यूस एक्सटेंशन होगी उसको वैल्यू को आप वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने करेक्ट मेजरमेंट करनी है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है स्ट्रेस और स्ट्रेन की तो उसके लिए आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेना है। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज ले लेनी है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर और फिर आपने मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर लेना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वाई और यहाँ पर चेंज लेंथ के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। तो आपने क्या करना है कि जी स्ट्रेस की वैल्यू जो कि हमारे पास फोर्स अप्लाई होगी यानी कि जो वेट होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों को आपस में कैलकुलेट कर लेना है। इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे तो आपको मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है उसका है सब टॉपिक, उसमें वो आपको बता रहा है वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। यानी कि आपने ये जो डाटा प्लॉट किया होगा ना, इसी प्लॉटेड डाटा को आपने इसी नोटेड डाटा को आपने ग्राफ की मदद से प्लॉट कर देना है। अब देखिए ग्राफ की मदद से आप कैसे प्लॉट करेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ले लेनी फोर्स और वाई एक्सिस के ऊपर आपने ले लेनी एक्स यानी कि एक्सटेंशन जो भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसने आपको बताया ना कि इनिशियली जब आपने कोई लोड एंटर नहीं किया इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब फोर्स 0 है तो इसके अंदर चेंज भी 0 हो जाएगा। जैसे ही आप फोर्स बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक फोर्स बढ़ाई है तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन भी बढ़ेगी। तो सेकंड पॉइंट हमने ये ड्रॉ कर दिया। फिर कह रहा है आपने मजीद वेट बढ़ा दिया, इसका मतलब है फोर्स बढ़ा दी तो एक्सटेंशन भी बढ़ गई। फिर क्या है इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स अचीव कर लें कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे फोर्स बढ़ाने से हमारे पास इसके अंदर डिफॉर्मेशन भी बढ़ती गई है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस पॉइंट तक कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी हमारे पास क्या वर्क की वैल्यू बनी है या क्या एरिया की वैल्यू बनी है। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ होता है ना कि जी कौन से चैप्टर में हमने पढ़ा था, कहीं मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था या 1 में हमने पढ़ा था कि जी नहीं, हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है ना, इसका मतलब है इस किस्म की फोर्स को हम कहते हैं ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है ना, इसका मतलब है ये कांस्टेंट फोर्स है। और आपने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी
तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड। तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 लेंथ का फैक्टर f मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड का फैक्टर s। तो मेरे पास एरिया का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बना वो 1/2 f इंटू एक्स बन गया। ठीक है जी। अच्छा, देन हमारे पास क्या होता है कि हमने इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हमें मौजूद है x है, लेकिन फोर्स आपने लेनी है। हम यहाँ पर एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करेंगे कि इनिशियली जो हमारा पॉइंट था उस वक्त फोर्स 0 है, जैसे कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा पॉइंट आगे होता है तो आपने फोर्स की वैल्यू बढ़ाई है, लेट्स सपोज 5, 10, 15, 20 कुछ भी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी अगर हमने एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है तो देखिए इनिशियल पॉइंट पे हमारी फोर्स 0 थी, कुछ देर के बाद आपने सम फोर्स F अप्लाई की है, ये दो वैल्यूज है तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास एवरेज फोर्स है वो 1/2 F बन जाएगी। इस वर्क वाली इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 F मल्टीप्लाइड बाय x। तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 1/2 Fx। और हमें पता है वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो हम यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखें तो आपने क्या नोटिस किया कि ये जो आपने ग्राफ के जरिए से डाटा देखा है इसमें एरिया के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करें या आप वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, आपके पास इक्वेशन सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर दे रही है। इसी का जो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फर्दर सब हेडिंग है वो इलास्टिक पोटेंशियल की डेरिवेशन है। अब देखिए वो आपको बता रहा है कि जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलास्टिक मटेरियल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, तो इलास्टिक मटेरियल के अंदर जो फोर्स होती है उसको हम हुक्स लॉ से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो हम हुक्स लॉ से डिस्क्राइब करते हैं, जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू के एक्स हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब आपने अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम जो अपनी इक्वेशन है वो वर्क डन वाली यूज करेंगे ना, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो हमने फोर्स के लिए लिया था ना वो 1/2 F इंटू एक्स आ जाएगा, यानी कि एवरेज फोर्स 1/2 F मल्टीप्लाइड बाय एक्स आ जाएगी। 1/2 एज इट इज, F की जगह पे kx मल्टीप्लाइड बाय x, तो हमारे पास 1/2 kx के फॉर्मूला बन गया किस चीज का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन के हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1/2 kx के है। हमने इससे पहले मैट्रिक में भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 kx के नाम से याद किया होता है। ठीक है, अब अगर आप अपनी बुक देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर 118 है, वहां पर आपको इक्वेशन नंबर 7.6 में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 kx के उसने डिराइव करके बताया है। ठीक है, इसके बाद वो छोटी सी डेरिवेशन बता रहा है कि जी द एनर्जी ऑफ डिफॉर्म्ड मटेरियल कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म ऑफ यंग्स मॉडुलस इफ वी यूज द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम इक्वेशन विद एक्सटेंशन x एंड वी कैन गेट। आपको बता रहा है कि जी यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में भी हम फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हमने अगर यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे कि हमने पढ़ा होता है ना कि y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन को यहाँ पर उसने x/L से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसा ही है ना, यस उसने यहाँ पर इसको x/L से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आप अपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, आपने फोर्स लेनी है तो हो जाएगा y डिवाइडेड बाय a, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में चेंज करके L डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। रीअरेंज कर लीजिए तो y a डिवाइडेड बाय f इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। y a x इक्वल्स टू L मल्टीप्लाइड बाय f। आपने फोर्स की वैल्यू ले लेनी है तो दैट बिकम्स y a x ओवर L। ठीक है, आपकी बुक में ये नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है कि यंग्स मॉडुलस का इस्तेमाल करके आप मटेरियल के अंदर इलास्टिक मटेरियल के अंदर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है कि अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जैसे था ना 1/2 Fx, तो आप इस F की जगह पे अगर ये वाली y a x by L वैल्यू पुट करें, कौन सी इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ, तो हम लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 F की वैल्यू हमने ली है y a x by L मल्टीप्लाइड बाय x, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो गया 1/2 y a L टाइम्स x का स्क्वायर। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी आपने डिराइव कर लिया। सो बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक के अंदर आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला 1/2 kx डिराइव किया, और अगर आप यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो वो ये है। ठीक है,
इसके अलावा आपने क्या सीखा कि किसी भी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसे हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसके लिए जो हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं वो हुक्स लॉ वाली फोर्स है, F=kx। हम इसका यूज भी करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन के लिए हम इलास्टिक मॉडुलाई वाली फोर्स का इस्तेमाल करके भी हम फोर्स का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, जो कि हमने YAX/L किया। ये था हमारा टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी।